हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका A1 डर वाली कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर मैं आपके लिए एक और डर से भरी हुई अनोखी और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ एक रैमपरंत, अद्वितीय और भूतपूर्व जगहों की दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ वास्तविकता और अतीत के रहस्यों का पर्दाफाश होता है। इन कहानियों में छुपे हुए राज, भूतिया घर, भूतों की मुलाकातें और अद्भुत घटनाएं हर पल आपको अचेतन कर देंगी। ये कहानियाँ न केवल डरावनी हैं, बल्कि इनमें छुपे हर राज ने दर्शकों को अचंभित और हैरान कर दिया है। जो इनको सुनते हैं उन्हें एक नई दुनिया का सामना करने का अद्वितीय अनुभव होता है, जहाँ रहस्यमयता और डर का मिलन होता है। अंधेरी रातों में जब सितारे चमकते हैं और हवा एक अजीब सी बहने लगती है, तो आसपास की कहानियाँ अपनी दहलीज़ों से बाहर आने लगती हैं। रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सबको वही दुनिया दिखती है जो हम अपनी सुरक्षित दुनिया में छुपा कर रखते हैं। इस लम्हे में हम आपको अद्भुत, असली और डरावनी कहानियों की यात्रा पर ले जाएंगे, जो हमारी रातों को रोमांच से भर देंगी। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी हिमाचल के नूरपुर शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। माया, सारिका और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। राजा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राजा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा साहब को मार मार कर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। राजा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक ना सुनी। बाद में राजा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राजा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राजा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। माया और राजेश, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। माया अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना राजेश के साथ आई थी। माया और राजेश मजाक मस्ती में उस जगह पहुँच गए जहाँ पे राजा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक राजेश उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर ज़मीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर माया डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। माया जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत माया गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहाँ राजा साहब और राजेश दफन हुए थे। बाद में माया भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब माया अपने घर नहीं पहुँचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब
उस हवेली पर पहुँचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजा साहिब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राजा साहिब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राजा साहिब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। सभी लोगों ने बाद में माया की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। माया की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राजा साहिब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे वहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन माया से पूछा, राजा साहिब की आत्मा को कैसे मारा जाए? माया ने बताया कि जहाँ राजा साहिब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में शिवजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राजा साहिब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर माया की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राजा साहिब को दफनाया गया था। राजा साहिब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राजा साहिब पे वार किया। कुछ ही देर में राजा साहिब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिनको राजा साहिब ने दफनाया था। सलोनी ने अपनी बहन माया को अंतिम अलविदा कहा और इस तरह राजा साहिब के आतंक का अंत होता है। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी MA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीबी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग टॉयलेट बनवाने लगे हैं, पर 10 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीबी
पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का ना हुआ हो, उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहाँ आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीबी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीबी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीबी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही रमेश की बीबी घर पहुंची, उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीबी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीबी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीबी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या? रमेश की बीबी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहाँ आ गईं और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या? रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत, उसकी बीबी, अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीबी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा। अरे आपको क्या हुआ? ये उलटी पुलटी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए, रमेश सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मज़े ले लेकर हवाई जहाज़ की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीबी के सामने बैठ गया और अपनी बीबी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीबी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया। मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीबी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहाँ पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीबी चुड़ैल से पीड़ित थोड़ा सक पका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूँ। अपने बीबी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूँगा। वहाँ खड़े लोग कौतूहलपूर्वक रमेश और उसकी बीबी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमके पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है?
रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीबी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। ये इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीबी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीबी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीबी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीबी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीबी है वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। हाँ, और एक बात, और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम ज़रा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहाँ उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं यह भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाकर रखे हो? रमेश कुछ बोले, इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीबी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। रात के 2 बज रहे थे, जोरों की बारिश हो रही थी, घना अंधेरा था, बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थीं, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँचा। एक माखन के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला।
उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई हैं उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई में साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थीं, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, देखो फ़ोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे भुला दिया गया। भारत कई अनूठी कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को ज़रूर मिल जाता है जो आपको हैरान कर देता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। ऐसी कहानी जो आज कई सदियों बाद भी न सिर्फ याद की जाती है बल्कि आज के भौतिकवाद से ग्रस्त समाज में, जहां प्यार को बस एक खेल की तरह खेला जा रहा है, वहां प्यार के उस एहसास से रूबरू करवाती है जिसके लिए कभी लोग अपनी जान तक दे दिया करते थे। यह कहानी मांडू की रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मांडू मध्य प्रदेश स्थित रानी रूपमती का महल एक समय पहले तक बेहद खूबसूरत हुआ करता था, इतना कि कोई भी उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाए कि क्या वाकई कोई इमारत इतनी बेहतरीन हो सकती है। इस महल के ऊपर मंडप बने हुए थे जहां बैठकर पूरा राज्य नजर आता था। यह महल 365 मीटर ऊंची और सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित है जिसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार रानी रूपमती सुबह शाम मंडप पर बैठकर सामने बहने वाली खूबसूरत नर्मदा नदी को देखा करती थी। महल के नीचे की ओर एक और महल है जिसे बाज बहादुर महल कहा जाता है और इस महल से रानी रूपमती का मंडप बहुत खूबसूरत नज़र आता था। ऐसा माना जाता है कि जब रानी मंडप में होती थी तब बाज बहादुर अपने महल के झरोखे से रूपमती को घंटों निहारा करता था। सन 1561 की बात है जब मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर आक्रमण कर बाज बहादुर को पराजित कर दिया और रानी रूपमती को अगवा कर लिया। रानी रूपमती ने आदम खान के समक्ष समर्पण नहीं किया और अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी अमर हो गई और अकबर ने ही इन दोनों की प्रेम कहानी को लिखित रूप प्रदान करवाया। मांडू में न सिर्फ रानी रूपमती का महल चर्चा बटोरता है बल्कि यहाँ कई और भी स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। मांडू की मस्जिदें भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की बेजोड़ उदाहरण हैं। इसके अलावा 2 अन्य महल, जहाज़ महल और हिंडोला महल भी सौंदर्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। मांडू स्थित अशरफी महल की कहानी भी अजीब है। होशंग शाह ने सोने की अशरफियों से इस महल का निर्माण करवाया था जिसकी वजह से इसे अशरफी महल का नाम दिया गया। मांडू की इसी भव्यता से प्रभावित होकर मुग़ल सम्राट जहांगीर यहाँ कई महीनों तक रहा और चप्पे चप्पे का विचरण किया। उसने अपने प्रवास के दौरान कई भवनों का न सिर्फ निर्माण करवाया बल्कि कई पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई। वर्ष 1732 में मल्हार राव के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने मांडू के मुग़ल गवर्नर को पराजित कर इस राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर राजशाही के अंत तक मांडू पर मराठों का ही राज रहा। आज़ादी के बाद जब मांडू की रियासत पर सरकार का आधिपत्य हुआ तब यहाँ मालवा पर्यटन रिसोर्ट बनाया गया। मांडू की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि आज यहाँ हर साल देश विदेश के कई सैलानी आते हैं। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। भूतनाशक बाबा। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है जिसके साथ ये घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी का यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो,
तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थीं। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पास पेड़ खड्डी डीढे हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था। अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड्डा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे पास में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर्र हुए कि वहाँ कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपट्टा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उलटे, ये लंबी दाढ़ी और दांत, होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतज़ार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी भाले टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था। इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह, अपनी माँ और बहन के पास। हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगते हुए राजीव, राजीव,
पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था। बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़ीडे हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नियम पर वह रोज़ सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूं। वहाँ पर इतने भूत एक साथ, मैंने क्या, किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान, कोई डांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। सब लोगों ने आस तो दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भक्त को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भक्त को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती, वह मिट्टी में मिल जाते। ये सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है, मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धकेल देता था। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। ये कहानी हिमाचल विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस विश्वविद्यालय में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 109 के एक छात्र राहुल बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक ज़ोर ज़ोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दिन इस बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 7 साल पहले एक छात्र अर्जुन ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। जो भी इस कमरे में रहता है उसको रात को ऐसी ही रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर सुबह उस इंसान की लाश लटकी हुई मिलती है। इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है।
ऐसी ही एक दूसरी घटना, ये घटना सन 1995 की उस हॉस्टल की है और ये बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। राहुल करके एक विद्यार्थी था। उसने एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई। राहुल उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया, या वापस आकर अपने रूम में सो गया, या फिर कभी उठा ही नहीं। राहुल की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमयी घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती हैं। विश्वविद्यालय के दक्षिण दिशा की ओर करीबन 1 किलोमीटर दूर एक लेडीज़ कॉलेज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक स्टूडेंट माया मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के ज़रिए वो आत्मा आ तो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। माया के कारण वो आत्मा कई छात्रों को परेशान करती है। बाद में माया उस आत्मा से माफ़ी मांगती है कि वो वहाँ से चली जाए। माफ़ी मांगने के 2 दिन बाद वो आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती है, लेकिन माया की हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी ना कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी को ऐसी ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता है। राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन राकेश ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते राकेश को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राकेश वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर वह वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही राकेश ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। राकेश दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर राकेश की खुशी का पार न रहा, लेकिन राकेश को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। राकेश खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 3 फीट खोदने के बाद अचानक राकेश डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। राकेश भी रुक गया। फिर उस सिर ने राकेश से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छिपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोद काम शुरू करो। राकेश खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। राकेश ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा राकेश को साथ लेकर
थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। राकेश डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूँगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। राकेश ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने इसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। राकेश ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर राकेश ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर राकेश की हालत अब ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे राकेश के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर राकेश को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। राकेश समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी राकेश उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। प्यारी YouTube फैमिली, बहुत मेहनत चल रही है। पिछली कुछ वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। पर अभी भी बहुत से दोस्त बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। वीडियो देख के उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकॉन दबाना न भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों के साथ लिंक जरूर शेयर करें। अपने कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको कहानी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ए वंडर वाली कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक और डर से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।